चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बंगाल। क्या पढ़ने जा रहे हैं? बंगाल। बंगाल मुगलिया सल्तनत का एक हिस्सा हुआ करता था। किसका? मुगलों का। मुगलों ने जब बाबर भारत आया, बाबर भारत कब आया? 1526 ईस्वी में। तो दिल्ली को उसने जब लूटा तो इतना बड़ा साम्राज्य नहीं था जितना बाद में अकबर ने बनाया। यानी बाबर ने दिल्ली को केंद्र बना करके राज्य करना प्रारंभ किया था। उसका पोता यानी अकबर का शासन आते आते मुगलिया सल्तनत इतनी बड़ी हो चली थी कि पूरे प्रांतों को 12 सूबों में अकबर ने खुद विभाजित किया। प्रांत या फिर सूबा, और सूबा का सबसे बड़ा अधिकारी सूबेदार। तो ये जो अकबर ने 12 सूबे बनाए, आगे चल करके इसी के पुत्र जहांगीर, उसका पुत्र शाहजहां, इसमें आता है ना शाहजहां का पुत्र औरंगजेब के आते आते इन प्रांतों की कुल संख्या 17 हो गई। कोई बात नहीं। औरंगजेब के शासन आते आते कुल प्रांतों की संख्या 17 हो गई। इन 17 प्रांतों में एक प्रांत बंगाल था। बंगाल का सूबेदार खुद औरंगजेब ने नियुक्त किया था मुर्शीद कुली खान को। मुर्शीद कुली खान जो काफी ताकतवर भी था और साथ ही साथ बुद्धिमान भी। मुर्शीद कुली खान बंगाल का सूबेदार था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु, अर्थात मुर्शीद कुली खान के शासक यानी मुगलिया सल्तनत के सुल्तान औरंगजेब, आलमगीर भी इसी को कहते हैं, आलमगीर के नाम से गद्दी पे बैठा था औरंगजेबुआ। जैसे औरंगजेबुआ मरेगा, तुरंत मुर्शीद कुली खान इस जुगाड़ में लग जाएगा किस तरीके से मुगलिया सल्तनत से बंगाल को स्वतंत्र कराया जाए। याद रखिए, 17 प्रांतों में सबसे अमीर प्रांत बंगाल था। क्यों? कोस्टल एरिया था, व्यापार करना अति सुगम था। याद करिए, हमारे भारत में 1600 जॉन मिल्टन हाल 1599 में भारत आ चुका था। पहला ब्रिटिशर्स था जो कहां आया? भारत, लेकिन स्थल मार्ग से आया था। बाद में 1600 में खुद अंग्रेज आ गए, एलिजाबेथ का वो फरमान लेकर के, यानी आज्ञा पत्र लेकर के, और भारत में व्यापार करना प्रारंभ कर दिया था। डच भी आ चुके थे, पुर्तगीज भी आ चुके थे, अर्थात व्यापार अपने चरमोत्कर्ष पे था। यूरोपियों का भारत में आगमन हो चुका था। बंगाल अमीर प्रांत था और बंगाल में सबसे अधिक पावर जो जमा चुका था वो कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। कौन थे? अंग्रेज थे। तो अमीर प्रांत था, सबसे अधिक टैक्स कलेक्शन भी यहीं से होता था। तो सबसे ताकतवर सेना भी मुर्शीद कुली खान रखता था। मुर्शीद कुली खान ने वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई। 1707 से 1712 यानी 5-7 साल का समय लिया, 5-6 साल का समय लिया, और उसने बंगाल में एक शहर को बसाया। नाम रखा, दिख रहा है ना, नाम रखा मुर्शिदाबाद। देखिए दिमाग कितना उससे लगाया। पहले बंगाल की राजधानी हुआ करती थी ढाका। क्या होती थी? ढाका। और याद रखिएगा, किसी भी प्रांत, किसी भी साम्राज्य में जो राजधानी होती है, राजधानी में सदैव राजा का चाटुकार रहते हैं। कौन रहते हैं? राजा के वफादार रहते हैं। राजा के वफादार रहते हैं। इस समय जैसे राजधानी में कौन रह रहा होगा?
मोदी जी के, दिल्ली में मोदी जी के मंत्री रह रहे होंगे, लखनऊ में योगी जी के मंत्री रह रहे होंगे, बोलिए। यानी सदैव ये नियम है, जो राजधानी होती है उसके इर्द गिर्द सारे मंत्री रहते हैं। तो बंगाल मुगलिया सल्तनत का था, बोलो, मुगलिया सल्तनत का सूबा हुआ करता था। तो मुगलिया सल्तनत क्या शासक है? औरंगजेब। तो औरंगजेब के वफादार कहां बैठ रहे होंगे? बंगाल की राजधानी ढाका में। मुर्शीद कुली खान ने कहा बगावत की अधिक संभावना होगी जब हम बंगाल की राजधानी अभी भी ढाका बना के रखें। तो उसने अपनी राजधानी शिफ्ट करके मुर्शिदाबाद बनाई। यानी प्रश्न पूछ देगा मुर्शिदाबाद शहर को बसाने वाला सुल्तान कौन? मुर्शीद कुली खान। यानी बंगाल को जिसने स्वतंत्र कराया, मुर्शिदाबाद उसी ने बसाया। अब देखते हैं मुर्शीद कुली खान 1713 में, 1713 से लेकर के 1727 तक बंगाल का स्वतंत्र नवाब नहीं, बंगाल का स्वतंत्र नवाब बना। और क्या कहा कि अब हम मुगलिया सल्तनत को क्या नहीं देंगे? किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, पहले उनके नाम याद करेंगे। किसके? बंगाल में बंगाल की गद्दी प्राप्त करने वाले नवाबों। तो पहला नाम आता है मुर्शीद कुली खान। कब से कब तक? 1713 से 1727। अगला है सुजाउद्दीन, 1727 से 1739। सुजाउद्दीन के बाद आएगा सरफराज खान। सरफराज खान 1739 से 1700। अब यहां पे एक क्वेश्चन बनेगा, भारत के इतिहास में सबसे बड़ा कत्लेआम दिल्ली में अगर कहीं हुआ तो वो था नादिर शाह का आक्रमण। तो 1739 ईस्वी में, 1739 ईस्वी में भारत में कौन आया? ईरान का नेपोलियन। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा। नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा। उस समय बंगाल का नवाब कौन था? सरफराज खान। कौन था? याद करिए, सरफराज खान यहां है। और अवध भी तो एक प्रांत हुआ करता था। अवध 1722 में स्वतंत्र हुआ ना, और इसको स्वतंत्र कराने वाला शहादत खान था। कौन था? शहादत खान। और ये भी ईरानी था। कहां का था? ईरान का था। शहादत खान को फोन करके किसने बुलाया था? नादिर शाह ने कहा हम ईरान से आले, तो ईरान से आले, आओ तनी मिल ले बोलिए। कहा? दिल्ली में। लेकिन शहादत खान को पता था कि जा रहा हूं मिलने, मार देगा, पक्का मारेगा नादिर शाह। इसलिए उसके भय से प्रश्न पूछता है, नादिर शाह के भय से वो कौन सा नवाब या सूबेदार था जिसने जहर का प्याला पी लिया? तो वो कौन था? शहादत खान 1739 ईस्वी में ही जहर खा करके आत्महत्या कर लिया था। तो यानी प्रश्न पूछे, बंगाल का नवाब कौन था जब नादिर शाह भारत आया? सरफराज खान। नादिर शाह किसको लूटा था? दिल्ली को। दिल्ली की लूट। और जिस समय इसने दिल्ली को लूटा, उस समय दिल्ली का मुगलिया सल्तनत का सुल्तान कौन था? मोहम्मद शाह। वेरी गुड। सरफराज खान। सरफराज के बाद इसका उत्तराधिकारी होगा अलीवर्दी खान, जो शासन करेगा 1840 से 1856 तक। उसकी पुत्री होगी अमीना बेगम। अमीना बेगम का हस्बैंड होगा सिराजुद्दौला। बंगाल के पूरे नवाबों में सबसे समझदार और अपनी जनता का देख रेख करने वाला कौन था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने देखा, एक नाम याद रखिएगा, मुगलिया सल्तनत का एक सुल्तान हुआ था फर्रुख सियर। कौन हुआ था? फर्रुख सियर। फर्रुख सियर ने अंग्रेजों को बंगाल में मुक्त व्यापार करने के लिए एक प्रमाणपत्र जारी किया था। ठीक है? वो क्यों किया था? क्योंकि
बंगाल स्वतंत्र हो चुका था, बंगाल से कोई टैक्स रिवेन्यू आ नहीं रहा था। फर्रुख सियर ने सोचा चलो जब कोई टैक्स आ नहीं रहा है तो क्या करते हैं, बंगाल अंग्रेजों के हाथों में दे देते हैं। किसके हाथों में दे देते हैं? कम से कम हमारे पास नहीं रहेगा तो ज्यादा पैसा बंगाल के नवाब के पास भी ना पहुंचे। और अंग्रेजी हुकूमत से क्या कहा, अंग्रेजी कंपनी से क्या कहा कि बंगाल हमारा है, जाओ हम तुमको मुक्त बिना टैक्स दिए हुए, किसी को टैक्स देना नहीं है, जाइए आप क्या करिए, मुक्त व्यापार करिए। इसीलिए फर्रुख सियर को जानते हैं क्या कहते हैं? घृणित कायर। क्या कहते हैं? घृणित कायर। तो प्रश्न पूछेगा मुगलिया सल्तनत के किस सुल्तान को घृणित कायर कहते हैं? इसको कहते हैं रंगीला। किसे कहते हैं? मोहम्मद शाह। वेरी गुड। अली वर्दी खान 1840 से 56 और उसी का अगला नवाब सिराजुद्दौला 1756 से 1700। जैसे अली वर्दी खान मरेगा, अली वर्दी खान जैसे मरेगा, तुरंत अंग्रेज अपने जो किले थे, अपने जो शहर थे, जैसे कलकत्ता, जैसे कलकत्ता, कासिम बाजार, कासिम बाजार, अंग्रेजों ने इन शहरों को फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया, किले बंद करना शुरू किया। और जैसे ये किला बनाएंगे तुरंत सिराजुद्दौला पहुंचेगा इन लोगों के पास और कहेगा कि किला बनाना बंद करो, क्योंकि किला कौन बना सकता है? जो वहां का राजा है वो ना बनाएगा। तुम तो सिर्फ एक कंपनी हो, तुम कैसे किला बना रहे हो? कंपनी ने बोला तुम कौन हो हमको रोकने वाले? हम देखो फर्रुख सियर से क्या लेकर के आए हैं? आज्ञा पत्र लेके आए हैं, तुम कैसे रोक सकते हो हमें? यहीं पे होगा टकराव सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। चूंकि फ्रांसीसियों ने भी प्रारंभ किया था, फ्रांसीसियों ने भी किला बनाना प्रारंभ किया था, लेकिन नवाब के रोकने इसके कारण फ्रांसीसियों ने क्या कर दिया? चंद्रपुर में क्या कर दिया? किला बनाना बंद कर दिया। किंतु अंग्रेज नहीं माने, कलकत्ता और कासिम बाजार में फोर्टिफिकेशन जारी रखा। इसके कारण अंग्रेजों में और सिराजुद्दौला में क्या हुआ? टकराव। आप पूछेंगे कहां पे? तो वो जगह थी प्लासी का मैदान। प्लासी का मैदान। वर्ष था 1757 ईस्वी, 1757 ईस्वी। तत्कालीन कारण पूछे, प्लासी के युद्ध का तत्कालीन कारण पूछे तो याद रखिएगा हॉलवेल नामक एक घटना का जिक्र मिलता है। सॉरी, हॉलवेल नामक एक व्यक्ति ने एक ब्लैक होल नामक घटना का जिक्र किया, ठीक है, जिसमें वो कुछ लोग कहते हैं मनगढ़ंत कहानी है या फिर जो भी कारण रहा हो, याद रखिएगा अगर तत्कालीन कारण पूछे तो प्लासी के युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल की घटना। इसका चित्रण किसने किया था? हॉलवेल ने, हॉलवेल ने। इसके आधार पर 1757 में क्या हुआ? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला, ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज किससे भिड़ गए? सिराजुद्दौला से। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर धोखा देगा किसे? सिराजुद्दौला को, और अंग्रेजों के साथ मिल जाएगा। तो प्रश्न पूछेगा सिराजुद्दौला का सेनापति का नाम और दूसरा अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करने वाला कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। और आगे चल करके यही क्या बनेगा? बंगाल का प्रथम गवर्नर। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? रॉबर्ट, गवर्नर जनरल नहीं, बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन? और याद रखिएगा बंगाल की प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल में पूर्ण रूप से अब क्या करने का अधिकार दे दिया? शासन कर, व्यापार नहीं। अभी तक तो वो व्यापार कर ही रहे थे, कोई विरोध नहीं था, निर्विरोध रूप से व्यापार कर रहे थे, बिल्कुल बिना किसी को टैक्स दिए हुए। लेकिन अब प्लासी के युद्ध के पश्चात
अब वो वहां पे टैक्स कलेक्शन भी कर सकते थे, रेवेन्यू जनरेट भी कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। और इसमें कहते हैं ना, सोने पे सुहागा क्या हो गया, सोने पे सुहागा हो गया 1764 का एक और युद्ध, बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों को सिर्फ बंगाल ही नहीं, अवध और मुगल दोनों की तरफ घूमने का भी अवसर दिया, और बंगाल को पूर्ण रूप से किसके हाथों में दे दिया, अंग्रेजों के हाथों में। समझ में आ रहा है। लेकिन बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछे तो किसको याद रखिएगा, रॉबर्ट। अच्छा, सेनापति कौन है प्लासी के मैदान में, रॉबर्ट क्लाइव है। बक्सर के युद्ध में ये नहीं रहेगा, हेक्टर मुनरो रहेगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1700। अब देखना प्रश्न पूछता है 1764 में बंगाल का नवाब कौन था। इधर देखिए, पहले तो ये हो गया, एक बार फिर से हम लोग समराइज करते हैं। पहला बंगाल का नवाब मुर्शीद कुली खान। पहला कौन, मुर्शीद। दूसरा सुजाउद्दीन। पहला मुर्शीद कुली खान, दूसरा सुजाउद्दीन, तीसरा सरफराज। तीसरा सरफराज के बाद अली वर्दी खान। अली वर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला। कौन, सिराजुद्दौला के तुरंत बाद बनेगा मीर जाफर, जो गद्दार था, जो धोखा दिया था प्लासी के युद्ध में, जिसने अपने शासक को धोखा दिया। शासक कौन था, नवाब कौन था, मीर जाफर ने गद्दारी की थी सिराजुद्दौला के साथ। उसका अंग्रेजों ने उसको उपहार दिया, गद्दारी के लिए उसको क्या मिला, उपहार मिला। क्या मिला, बंगाल का नवाब का पद मिला। मीर जाफर जैसे मरेगा, मीर जाफर मरेगा नहीं, मीर जाफर को मीर जाफर के पश्चात देखिए, मीर जाफर का शासनकाल रहेगा 1757 से 1760। फिर उसके बाद 60 से लेकर के, सॉरी देखिए इसको दो बार मिला है, 63 से 65 और 1757 से 60, 1763 से, यानी बीच में आप देखेंगे 60 से 63 तक ये गायब रहेगा। गायब इसलिए होगा क्योंकि मीर कासिम जो सरफराज का दामाद है, ठीक है, मीर कासिम अंग्रेजों के कानों में फूंक देगा कि मीर जाफरवा क्या कर रहा है, गद्दारी करने का प्लान बना रहा है। और क्या, कौन, मीर जाफर। मीर कासिम के बहकावे में अंग्रेज आ जाएंगे और मीर जाफर से गद्दी ले लेंगे, नवाब की गद्दी ले लेंगे, और किसे दे देंगे, समझ में आ रहा है, पता समझ में आ रही है ना। लेकिन 1764 में क्या करवा दिया इसने, बक्सर का युद्ध। बक्सर का, जैसे बक्सर का युद्ध करवाया, अंग्रेजों को समझ में आ गया कि ये अपना नहीं है, अपना तो गद्दरवे था मीर जाफर। समझ में आ रहा है। फिर से गद्दी किसको दे दिया, देखिएगा 63 से 63 से कौन बना रहा, मीर। और याद रखिएगा 1765 में ही हुई थी इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि याद रहेगी ना। इलाहाबाद की संधि किसके किसके बीच में हुई, आप कहेंगे पहली शाह आलम द्वितीय अर्थात मुगलिया सल्तनत का सुल्तान और रॉबर्ट क्लाइव। हेक्टर मुनरो ने नहीं संधि की थी, इलाहाबाद की संधि करने रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटेन से खुद कहां आया था, भारत आया था। हेक्टर मुनरो से बोला था सिर्फ युद्ध जीत लो फिर हम आएंगे और क्या करेंगे, पैसे का हिसाब किताब हम करेंगे। कौन, रॉबर्ट बाबू था। इसकी पहली बार अंग्रेजी हुकूमत में पहली बार नियुक्ति कंपनी में, जानते हैं, बाबू के पद पे हुई थी। किसके पद पे, चलिए। और एक प्रश्न और पूछेगा, मुर्शीद कुली खान ने कौन सा शहर बसाया था, मुर्शिदाबाद। मुंगेर शहर को राजधानी बनाने वाला सुल्तान अलीवर्दी खान था। कौन था, अलीवर्दी खान था। तो मुंगेर कहां पड़ता है, बिहार में। कहां पड़ता है, मुर्शीद कुली खान ने मुर्शिदाबाद कहां बसाया, बंगाल। कहां पे, बंगाल। समझ में आ रही बात है। मीर जाफर 63 से 65 तक, यानी प्रश्न को दो प्रश्न खूब बनते हैं। पहला, बक्सर का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ, तो कहेंगे मीर कासिम के, मीर जाफर के नहीं, मीर कासिम के। मीर कासिम यानी बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की संधि किसके शासनकाल में हुई, मीर जाफर के। बार बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है और बार बार यहीं से प्रश्न पूछता है। देखो दोनों कंफ्यूजन वाले हैं कि नहीं। प्रश्न पूछेगा, 2 बार नवाब किसे बनाया गया, +मीर जाफर को। किसे बनाया गया, मीर जाफर को। कब से कब तक, 57 से 60 3 साल, फिर 63 से 65 2 साल, 3 साल प्लस 2 साल, 3 साल प्लस 2 साल।
पहले प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन? सिराजुद्दौला। बक्सर के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन? मीर कासिम। इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल का नवाब कौन? मीर जाफर। बस यहां तक आपको सीक्वेंस याद रखना है। एक बार फिर समराइज करता हूं। पहला मुर्शीद कुली, याद करते चलिए। पहला मुर्शीद कुली खान, दूसरा सुजाउद्दीन, तीसरा सरफराज, चौथा अलीवर्दी खान, पांचवा सिराजुद्दौला के। बस एक साल तक रहेगा, लेकिन कहते हैं ना, अच्छा काम करने वाले एक साल में इनाम कर जाते हैं। बंगाल के नवाबों की श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा सुल्तान कौन रहा? सिराजुद्दौला, जो बंगाल की जनता के बारे में सोचा था, वहां के व्यापारियों के बारे में सोचा था, वहां के किसानों के बारे में सोचा था। तो सिराजुद्दौला के पश्चात कौन? मीर जाफर। मीर जाफर के बाद मीर कासिम, फिर से मीर जाफर, फिर से मीर कासिम, और फिर मीर जाफर। फिर सुनो, मुर्शीद कुली खान, दूसरा सुजाउद्दीन, तीसरा सरफराज, चौथा अलीवर्दी। अलीवर्दी खान के पश्चात सिराजुद्दौला, सुजाउद्दौला नहीं, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर, मीर जाफर के बाद मीर कासिम, मीर कासिम के बाद मीर जाफर। समझ में आ रहा है? यानी हमको बस इतना याद रखना है। बाद में दो नवाब और बनेंगे, निजामुद्दौला और सैफुद्दौला। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखिएगा। 1700, ये देखिए 1766 से 1770, 1766 से इलाहाबाद की संधि में ही यह डिसाइड हुआ था कि बंगाल में क्या लगेगा? द्वैध शासन। कौन सा शासन? द्वैध शासन। भारत में पहली बार डायर्ची का कॉन्सेप्ट लाने वाला रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था जी? रॉबर्ट क्लाइव था। प्रश्न पूछेगा, किस संधि के आधार पर बंगाल में द्वैध शासन लगा? इलाहाबाद की संधि के आधार पर। इलाहाबाद की द्वैध शासन क्या होता है? राजा, जनता एक होगी, टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले दो होंगे, एक बंगाल का नवाब और दूसरा गवर्नर, बंगाल का गवर्नर। और 1765 से लेकर के 1772 तक यह द्वैध शासन बंगाल में चलता रहा। बंगाल में द्वैध शासन चलता रहा। इसी को कहते हैं भारत की लूट या बंगाल की लूट। 7 वर्षों का बंगाल की लूट या फिर भारत की लूट। तो ये 7 वर्ष याद रखिएगा। जो बंगाल में द्वैध शासन लगा था, उसी को क्या कहते हैं? इसी को सप्तवर्षीय लूट कहते हैं, या फिर भारत की लूट, या फिर बंगाल की लूट कहते हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आगे समझिएगा। तुम लोग मैथ पढ़ के जाया करो जी। पहले नाम बताओ जी।